बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ आपकी मेज़बान मदीहा आबिद अली और ये प्रोग्राम है कैपिटल व्यू। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे, आज का मौजू कुछ इस तरह से होगा कि एक जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात की ख़्वाह है, लेकिन दूसरी जानिब हम ये भी देख रहे हैं कि वो एहतजाजी हरबे भी अपना रही है। सब जानते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 24 नवंबर को धरने की एहतजाज की कॉल दे रखी है। दूसरी जानिब हम ये भी देख रहे हैं कि वो ये भी चाह रही है कि मुज़ाकरात हो जाए, मुसालहत हो जाए, कोई बातचीत हो जाए, जमहूरी अंदाज से मामलात हल हो जाएं। तो क्या ये मुमकिन हो पाएगा? दूसरी जानिब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सूबा खैबर पख्तूनख्वा है, जहाँ की उन्हें हुकूमत मिली है, वहाँ के हम हालात देखें तो वहाँ पे नौजवान बेरोज़गार हैं, आए दिन दहशतगर्दी के वाक़यात होते हैं। हम ये भी देखते हैं कि खैबर मेडिकल कॉलेज अकेला अगर हम उसी इदारे को देखें तो वहाँ पे मौली जो बहरान है वो इस कदर ज़्यादा है कि तनख्वाहें अमले को अभी तक नहीं मिली हैं। तो आज हम इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हाफिज़ ताहिर खलील साहब, साथ ही तशरीफ़ रखते हैं रशीद साफ़ी साहब, उन्हीं के साथ डॉक्टर फ़ारूक आदिल साहब को हम प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे और हमारी शनीला अमार साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं। हाफिज़ साहब, आपसे गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ कर लेते हैं। इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात भी करने हैं, एहतजाज भी करना है, PTI आखिर चाहती क्या है? मदिया, ये आपने बिल्कुल दुरुस्त बात कही और इसमें कोई शक नहीं है कि 24 नवंबर को डू या डाई की एहतजाजी कॉल ने पार्टी के अंदर और ख़ास तौर पर पार्टी की सीनियर क़यादत के अंदर इख्तलाफात को शिद्दत की हवा दी है और पार्टी की सीनियर क़यादत जो है वो उसके बेशतर लीडर जो हैं वो इससे नाखुश हैं कि क्योंकि ये एहतजाजी कॉल एक ऐसे वक्त में दी गई है जबकि पार्टी की क़यादत का एक हिस्सा एक मकालमे और एक डायलॉग की तरफ बढ़ रहा था। ख़ुद अमीन गंडापुर जो हैं, जो वज़ीर आला हैं KPK के, वो इस बात के कायल थे कि पार्टी के अंदर इस्टेब्लिशमेंट के ज़रिए मुज़ाकरात होनी चाहिए और बातचीत होनी चाहिए। हालांकि ये आपने देखा होगा कि पिछले दिनों गार्डियन में एक बड़ी डिटेल स्टोरी छपी थी और उसमें ये बड़ा वाज़ेह तौर पर बता दिया गया था कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो कोई बातचीत नहीं कर रही, क्योंकि देखें इस्टेब्लिशमेंट सियासी मामलात में ना तो मुदाखलत करती है, ना ही वो इस तरह के मकालमे में वो कुछ शामिल होती है। ये दरमियान में जब बात आई थी PTI की जानिब से कि PTI जो है डायरेक्ट मुज़ाकरात करनी चाहती है इस्टेब्लिशमेंट से, तो एक वाज़ेह तौर पर एक मौक़िफ़ सामने आ गया था कि इस तरह के कोई मुज़ाकरात अगर करने हैं तो वह हुकूमत जो है वो हुकूमत से किए जाएँ, उसमें इनका कोई लेना देना नहीं है। तो उसके बाद भी उसके बाद जो है वो इस बात की ज़रूरत को महसूस किया गया कि हुकूमत के साथ बातचीत की जाए और इस हवाले से हुकूमत ने कई बार ये खुले तौर पर दावत दी PTI को, और अभी भी ख्वाजा आसिफ साहब का और दीगर लीडरों का बयान है कि अगर बातचीत करना चाहते हैं तो बातचीत के लिए दरवाजे खुले हुए हैं। लेकिन पार्टी के अंदर देखें, पार्टी के अंदर एक कशमकश की कैफियत तारी है। पार्टी के अंदर दो वाज़ेह ग्रुप जो हैं सामने आए हुए हैं। एक तरफ ख़वातीन हैं जो पार्टी को लीड कर रही हैं, दूसरी तरफ वो लोग हैं जो पार्लियामेंट के अंदर बैठे हैं। जो ख़वातीन लीड कर रही हैं उनकी पॉलिसी ये है कि पार्टी के अंदर पार्टी को ऐसी पोजीशन में लेकर आ जाएं कि या तो पार्टी ख़त्म हो जाए या फिर यह है कि बिल्कुल मायूस होकर वर्कर जो हैं बिल्कुल घर बैठ जाएं। जबकि दूसरी जानिब जो पार्लियामेंट के अंदर लोग बैठे हैं वो ये चाहते हैं कि मकालमा आराई के ज़रिए मसाइल को हल किया जाए। यही वजह है कि जब भी बात होती है, अभी अली अमीन गंडापुर ने जो जिरगा बुलाया था अभी 2 दिन पहले, उसमें बहुत से MNAs नहीं गए, पंजाब से अरकान असम्बली नहीं पहुँचे वहाँ पर। वो इस बात पर नाखुश हैं कि अभी देखें ये जो एहतजाजी कॉल दी गई है जल्दबाजी का मजहर है और इसके लिए ज़रूरी ये था कि पहले से तैयारी की जाए और पार्टी की पूरी क़यादत को एतमाद में लिया जाए, और लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बल्कि यह है कि एक मुलाकात हुई, मुलाकात के बाद उनकी हमशीरा ने, जो बानी PTI हैं, उनकी हमशीरा ने अनाउंसमेंट कर दी। तो देखिए यही वजह है कि पार्टी की क़यादत इस बात से नाला है कि फ़ैसले जो हैं वो एकतरफ़ा किए जा रहे हैं और फ़ैसलों में पार्टी की क़यादत जो है उसको शामिल नहीं किया जा रहा। देखिए इज्तिमाई जब फ़ैसले होते हैं तो वो पार्टी की क़यादत के ज़रिए, कोई भी पार्टी हो, इज्तिमाई फ़ैसले पार्टी की क़यादत करती है
और वो क़यादत जो है वो अपने वर्कर्स की ठीक है। मर्जी और मंशा के मुताबिक काम करती है, बिल्कुल। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हो रहा। यही वजह है कि अब जो सूरत हाल पैदा हो रही है कि 24 नवंबर की कॉल है, एक तरफ कह रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट से बात करनी है, जी। दूसरी तरफ कह रहे हैं हमने डी चौक में धरना भी ठीक देना है, है। इसी को हम आगे बढ़ाते हैं। रशीद साफ़ी साहब, एक तरफ इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत, दूसरी जानिब एहतजाज की कॉल। अब बात वर्कर्स पे आती है, धड़ेबंदी नज़र आती है, वर्कर किस जानिब जाएगा? जी बिल्कुल, खूब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हो, साफ चुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। पीटीआई का जो सियासी जो उनकी सियासत का महवर है वो इस्टेब्लिशमेंट को एक तरफ तो गालम गलूच से नवाजती है और दूसरी तरफ उन्हीं से फिर अमान भी मांगती है, उन्हीं से फिर पनाह भी मांगती है, उन्हीं से बातचीत भी करना चाहती है। लेकिन ये गलत स्ट्रेटजी साबित हुई है। पीटीआई इस बात को रियलाइज़ नहीं कर पा रही। 9 मई के बाद इस्टेब्लिशमेंट ने सियासत में और ख़ुसूसन पीटीआई के साथ जो है राह और रस्म के हवाले से वो तमाम दरवाजे बंद हो चुके हैं। जब आप किसी के घर पे डायरेक्ट अटैक करते हैं, उनके घर की तज़ीक करते हैं, उनके घरों को जलाते हैं, ये अगर हम आम हालात में भी जो समाजी सतह पे भी देखें तो कभी भी ये बात दिल से नहीं निकलती। आप बाकी चीज़ों को तो फरामोश कर लेते हैं, लेकिन जो चादर चारदीवारी और घर की जो तक़द्दुस है उसको पामाल करने की कोशिश जो भी आपकी करता है, तो फिर आपका दिल उनके साथ साफ़ नहीं होता। और जब तक वो अपनी गलतियों का उससे पूरा रुजू भी ना करे। अब जीएचक्यू क्या है, ये हमारे सब के लिए एक मुक़द्दस एक ऐसी जगह है कि इस मुल्क के सरहदों की निगहबानों की एक हेड क्वार्टर है। इसके बाद जिन्ना हाउस क्या है, वो हम सब के लिए एक तो पेशावर की लाहौर की हद तक जो है वो एक ऐसी जगह थी कि जहाँ पे कमांडर फ़ौज का उनका ऑफिस था, उनका घर था, वहाँ पे उनकी जो है पूरी एक सेटअप था। दूसरा कायद-ए-आज़म अली जिन्ना के नाम से वो बिल्डिंग और भी ज़्यादा मुतबर्रक हो जाती है। ऐसी हालत पे जब आप ये बाकी इलाकों की मैं बात नहीं कर, जो मेवाली में हुआ, जो चकदरा में हुआ, जो पेशावर रेडियो पाकिस्तान के साथ जो कुछ हुआ, इसके बाद भी अगर आप चाहते हैं कि उसी इदारे के पास आप जाए और उनसे आप साज़बाज़ करें, तो मेरे ख्याल में ये बात पहले भी उस साइट पे नहीं मानी गई थी और अब भी ये बात नहीं मानी जा सकती। इसलिए पीटीआई को सियासतदानों से और सियासी अंदाज ही से अपने मामलात को हल करना पड़ेगा और दूसरा रास्ता उनके पास अदालतों का है। ये दो रास्ते जब तक पीटीआई इख्तियार नहीं करेंगे तो कैदी 804 है जो अडियाला में मौजूद है, चाहे वो डू और डाई की वो कर दे कॉल। अभी देखिए हमने ये सारे मेरे बहुत सीनियर जो पढ़े लिखे और बाखबर सहाफ़ी बैठे हैं, आप इनसे पूछ ले, ये तारीख़ के उस्ताद भी है हमारे लिए, कभी कोई सियासी तहरीक इस नारे से शुरू हो सकी है या कामयाब हो सकी है? अब मरने मारने की, कफन बांधने की बातें, ये तो खुद फवाद चौधरी जो उनके पार्टी के लीडर रहे हैं और अब भी वो कह रहे हैं कि मैं पीटीआई का रहनुमा हूँ, वो भी कह रहे हैं कि ये गलत बात है। तो ये जो अंदर जो मायूसी है वो इनके इश्तियाल की सूरत में बाहर हमें नज़र आ रही है। और जो अडियाला के बासी है उनको ज़मीनी हक़ाइक़ का शायद अब इदराक नहीं है। वो ट्रंप की कामयाबी को अपना ट्रंप कार्ड समझ रहे हैं, जो उनकी गलती है। ऐसा नहीं होगा, ट्रंप आपको बचाने के लिए नहीं आएगा। हम वो नारा नहीं आपका भूले हैं कि अमेरिका की ग़ुलामी से लेकर अब अमेरिका ही से आप आज़ादी मांग रहे हैं। लोग इतने बेवकूफ़ नहीं है। अब आखिरी जो इसमें इन्होंने जो तड़का लगाया है कि इश्तियाल की सियासत में कोई जान डालने की जो उन्होंने नाकाम कोशिश की है कि बुशरा बीवी, जो अभी तक इनका कहना था कि उनका नाम लेना भी कुछ लोगों के लिए, पीटीआई के लोगों के लिए वो भी गवारा नहीं था कि उनकी सियासत में ना घुसे, लेकिन अब वो सियासी जो इजलासों की वो सदारत कर रही है। और अब दोबारा 24 नवंबर को जो एक नाकाम जलसा सवाबी में हुआ था, मुझे नहीं पता कि क्यों वो अमेरिका की ट्रंप की जीत की खुशी में एक जलसा, मैं उसको कहूँगा कि पीटीआई ने मुनक़्क़द किया है। तो मेरे ख्याल में 24 नवंबर के जलसे अगर जलसा या जुलूस या कोई भी एहतजाज होता है तो उसकी हालत सवाबी से अलग नहीं होगी। ठीक है डॉक्टर साहब, इस्टेब्लिशमेंट को आप समझते हैं कि आपके इक़्तिदार के खात्मे की जिम्मेदार है,
फिर दूसरी जानिब इस्टेब्लिशमेंट की जानिब देखते भी हैं, असल मकसद आपको नज़र क्या आता है? मकसद एक ही है कि हमें गोद में बिठाएं और गोद में बिठाकर इक़्तिदार की कुर्सी पर ला बिठाएं और उसके मुहाफ़िज़ बनकर इर्द गिर्द खड़े हो जाएं। इसके सिवा कोई मकसद नहीं है। लेकिन ये भूल गए हैं कि दरअसल पाकिस्तान की तारीख़ और सियासत बहुत आगे बढ़ गई है। मैं माजी में कहता रहा हूँ, आज आपके सवाल की वजह से हल्का सा दोहरा देता हूँ इशारतन, कि देखें पाकिस्तान में आज तक जो हुआ, हुकूमतों को उखाड़ पिछाड़ हुई, अदालतों के ज़रिए वज़राए आज़म रुखसत किए गए या जो भी तरीका इख्तियार किया गया, उस सारे के बारे में जिन लोगों ने ये किया, जिन लोगों के ज़रिए ये किया गया, उन सब ने इस पर कहा कि हमसे गलती हुई, ये दुरुस्त तरीका नहीं था। अब हम नए कॉन्स्टिट्यूशनल और पॉलिटिकल तरीके से इस मुल्क को आगे लेकर जाएंगे। ये चाहे मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट हो और चाहे जाने वाली इस्टेब्लिशमेंट हो, वो अपनी गलतियों का एतराफ़ करके गई है। और इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान के अंदर एक नया एकॉर्ड हो चुका है, पाकिस्तान के अंदर एक नया इत्तेफाक राय या मिसाक हो चुका है, जिसका मकसद ये है कि पाकिस्तान को सियासी, जमहूरी और आइनी तरीके से आगे बढ़ना है। इसी के नतीजे में पाकिस्तान की सियासत आगे बढ़ सकती है, मुल्क मुस्तहकम हो सकता है और पाकिस्तान की मईशत मुस्तहकम हो सकती है। सही। अगर ये आप तरीका इख्तियार नहीं करेंगे तो फिर इसका नतीजे में ख़राबी है। इस मिसाक के बाद अगर किसी की समझ में ये नहीं आ रहा तो वो PTI है जो ये समझती है कि वक्त पीछे की तरफ लौट जाए। आज तक ये हुआ नहीं है, अभी भी नहीं होगा। और आप ये जो अभी बात कह रही थी ना कि ये एहतजाज का मामला क्या है और इस्टेब्लिशमेंट से बात भी करनी है और एहतजाज भी करना है, दरअसल ये अस्करियत पसंदों की हिकमत अमली होती है कि आप मुज़ाकरात की मेज़ पे बैठें और पीछे से हमला कर दें ताकि दबाव बढ़ा दिया जाए। ये आप जितनी मर्जी अस्करियत पसंदों और तालिबान की तरबियत लेके आ जाएं, पाकिस्तान जमहूरी रास्ते पर है और आपको इसी रास्ते पर वापस आकर सजदा सैफ करके वापस आकर आगे बढ़ना है। इसके सिवा आपके पास कोई रास्ता नहीं। ठीक है शनीला साहिबा, एहतजाजी सियासत करके इक़्तिदार में आना है, लेकिन भूल यहाँ पर ये हो रही है कि आपके पास एक सूबा है, उसकी हुकूमत आपने चलानी है, रिसोर्सेज नौजवानों तक मुंतकिल करने हैं, लेकिन ये भूल चुके हैं। उसके बाद सूबे का जो हाल हो रहा है वो सबके सामने है। तो आप क्या समझते हैं कि मिसाइल सूबे के फिर हल कौन करेगा अगर एक जमात अपने तमाम रिसोर्सेज एहतजाज पर लगाएगी? देखिए मदीहा, ये मसाइल जो है ना उनको हल करना ही नहीं चाहते हैं। PTI हमेशा ये समझती है कि जो क्राइसिस होता है ना उसमें से हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज़ निकलती हैं, लेकिन ये अपॉर्चुनिटीज़ तब निकलती हैं जब सिस्टम आपके साथ होता है। तो इस वक्त सिस्टम इनके साथ नहीं है, ना ही वो उनको गोद में अपने बिठाने के लिए तैयार है, ना ही वो उसको उठा के इक़्तिदार में लाने के लिए तैयार है। क्योंकि इन्होंने जो गलतियाँ की हैं, जिस तरह रियासत के ऊपर उन्होंने अटैक किया है, रियासत अब वो जो अपना कानून अपना रास्ता बनाएगा। बाकी देखिए खैबर पख्तूनख्वा के पिछले दिनों शेर अफजल मरवत ने खुद बात की कि अगर कारकर्दगी के ऊपर वोट मिलता ना तो KPK में हमारी हुकूमत ना होती। तो आप मासूम लोगों के जहनों को एक झूठा बयानिया बना के, झूठ फैला के, उनको मैनिपुलेट करके आपने वोट तो ले लिया, लेकिन वो हर दफ़ा चीज़ वो नहीं चलती है। अब चूँकि वहाँ पे तीसरी दफ़ा हुकूमत है, लोग अब सवाल कर रहे हैं कि जी यहाँ पे दहशत गर्दी है, यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ख़राब है, सवात के अंदर यूनिवर्सिटियाँ जो हैं वो बंद हो रही हैं। खैबर मेडिकल की आपने खुद मिसाल दे दी। तो अब टीचर्स जो हैं वो रोड्स के ऊपर हैं और टीचरों को अब धमकियाँ क्या दी जा रही कि आपको प्रमोशन हम तब देंगे अगर आप हमारे साथ मिलकर रियासत के ऊपर अटैक करेंगे। तो ये उस सारी चीज़ों को कवर करने के लिए कोई हमसे सवाल ना करे, ये इंतशार ढूंढते रहते हैं और ये इनकी पार्टी का वतीरा बन चुका है। लेकिन इनको समझ नहीं आ रही कि अब अवाम इनके साथ नहीं है। देखें खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इनकी अपनी हुकूमत थी, तमाम वसाइल लगाए और स्वाबी के अंदर सबने देख लिया कि कितना नाकाम जलसा हुआ। अब एक टास्क दे दिया जी, पहले तो कह रहे जी बुशा बीबी का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन अब वो बैठ गई हैं पर्दे के पीछे से खिताब करके टास्क क्या दे रही हैं कि हर MP ने 5,000 10,000 बंदा लाना है, जो नहीं लाएगा वो भी पार्टी से निकल जाएगा, जो गिरफ्तार होगा वो भी पार्टी से निकल जाएंगे। पूरी पार्टी जो है ना वो ख़त्म करने की तरफ जा रहे हैं। और हाल इनका ये हो चुका है कि जो उनकी पंजाब की पार्लिमानी पार्टी का व्हाट्सएप ग्रुप है, बुशा बीबी के इस ऑर्डर के बाद वहाँ पे सब लोग खामोश हैं, डरे हुए हैं। क्योंकि जब आपका अच्छे वक्त थे, जब आप 2014 का धरना था, जब पूरा सपोर्ट थी,
तब आपके लोग नहीं निकल के आ सके, तो आप कैसे आप समझ रहे हैं कि जहाँ पे इस्लामाबाद में दफ़ा 144 लग चुकी है, कल भी पुलिस वालों का, इस्लामाबाद पुलिस का बयान था कि अगर इजाज़त नहीं मिलेगी तो कानून अपना रास्ता बनाएगा। तो ऐसी सूरत में आप पहले तो आवाम वैसे ही आपके साथ नहीं आती, लेकिन अगर आप वहाँ से हैबर पख्तूनख्वा के वसाइल इस्तेमाल करके वहाँ से सरकारी मुलाजमीन को लेके आ जाएंगे तो कितनी देर आप उनको यहाँ पे बिठाएंगे और कितना सस्टेन करेगा। दूसरा ये कि इमरान साहब ये बात तो कह रहे हैं कि जो कलमे पे यकीन रखता है, जो सच्चा मुसलमान है, वो निकलेगा इसके लिए। भाई आपके बेटे क्या इस कलमे के ऊपर यकीन नहीं रखते? वो क्यों नहीं आ रहे पाकिस्तान? पहले तो उनको आगे लगाए ना कि वो सरों पे कफन बांधे। पाकिस्तानी बच्चों जो है वो फालतू तो नहीं है कि आप इनको इस इंतशार में डाल रहे हैं, आप इनके हाथों में डंडे पकड़ा रहे हैं, आप उनको कह रहे हैं रियासत के ऊपर चढ़ाइयाँ करें, और फिर वो जो मासूम लोग आपके इस बहकावे में आ जाते हैं, जब वो जेलों में जाते हैं तो आपके पार्टी का कोई बंदा उसको पूछ नहीं रहा होता। ये इंतशार की पार्टी है, इंतशार बस ढूंढती रहती है ताकि इनसे सवाल ना हो। ठीक है, यहाँ पे सवाल यही जन्म लेता है कि अमनो अमान और आवाम का जो माली मसला है वो हल कौन करेगा, उनका वारिस कौन होगा। नाज़रीन, छोटी सी ब्रेक के बाद प्रोग्राम कैपिटल व्यू में दोबारा हाजिर होंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। भारत में मुसलमानों के मुक़द्दस मुकामात हिंदुत्व दहशतगर्दी का खास हदफ हैं। मुसलमानों के मजहबी जज्बात को मजरूह करने के लिए मोदी हुकूमत सदियों पुरानी मसाजिद को शहीद कर रही है। 2014 के बाद से रियासती सरपरस्ती में भारतीय मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज वाक़यात में तेजी से इजाफा हुआ है। अमरीकी कमीशन बराए बैनुल-अक़वामी मजहबी आज़ादी ने भारतीय हुकूमत की जानिब से मुसलमानों से रवा रखे गए गैर इंसानी सलूक पर तशवीश का इजहार किया है। आलमी बरादरी को भारत में मुसलमानों और दीगर अक़लियतों को हिंदुत्व दहशतगर्दी से बचाने के लिए अमली इक़दामात करने चाहिए। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। पाकिस्तान के जदीद तरीन प्लांट पर बनी खादें, सरसब्ज की नाइट्रोफॉस और कैन, जिनसे मिले गंदम की 10% से भी ज्यादा इजाफी पैदावार। सरसब्ज, जमीन की जान, फसल की शान। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। तनकीद से पहले तहकीक और इल्ज़ाम से पहले सबूत, ये सहाफ़त ही नहीं, इंसानियत की भी पहली शर्त है। सोच बदलें, सोचने का अंदाज बदलें। सहाफ़त और सियासत, रियासत के 2 सतून या कारोबारी ज़िंदगी, पॉपुलर बयानिया या तारीख की दुरुस्त सिमत। सीधी बात पीनट सलीम के साथ, सिर्फ PTV न्यूज़ पर। खबर छोटी हो या बड़ी, हम उजागर करेंगे हर उस नुक्ते को जिससे आप तक पहुंचेगी सच्ची और खरी खबर। सियासत, मईशत, इक़्तिदार के ऐवानों से लेकर अवाम के ज़हनों तक। आलमी मंजरनामे पर भी गहरी नजर।
दुरुस्त, हर वक्त बर वक्त। नाज़रीन, प्रोग्राम कैपिटल व्यू में आपको दोबारा से खुशामदीद कहते हैं। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। हाफिज़ साहब, ये वसाइल का इस्तेमाल किया जा रहा है एक सूबे का, लेकिन उसी सूबे के जो मसाइल हैं वो हल नहीं किए जा रहे हैं। आपका टेक इस पर क्या है? बड़ी बदकिस्मती की बात है और ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। देखिए, सरकारी वसाइल का इस्तेमाल जिस बेदर्दी के साथ इस सूबे में किया जा रहा है KPK में, उसकी हालत जो है वो आया इस तरह से है कि सेहत और तालीम के शोबे इंतहाई दिगरगू हालत में हैं। और आप ये देखें कि असातिज़ा जो हैं वहाँ वो सड़कों पर हैं, वहाँ पैरामेडिकल स्टाफ पिछले दिनों वो एहतजाज कर रहे थे और ये उनके मसाइल हल करने के बाद सूबा जो है, सूबे के 26 अजला इस वक्त दहशत गर्दी की जद में हैं और वहाँ दहशत गर्दाना सरगर्मियाँ तेज़ हो रही हैं। लेकिन सूबाई हुकूमत जो है वो सारा काम छोड़ा हुआ है इन्होंने फ़ौज के सुपुर्द। हालांकि लॉ एंड ऑर्डर की बुनियादी जिम्मेदारी ये सूबाई हुकूमत की है कि सूबाई हुकूमत जो है फोर्सेस के साथ मिलकर ये इंतहा पसंदी, शिद्दत पसंदी, कल एपेक्स कमेटी की मीटिंग होनी है, उसमें ज़रूर ये मसला सामने आएगा कि ये सूबा जहाँ पर बदअमनी, जहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर और उसके अलावा दहशत गर्दाना सरगर्मियाँ बढ़ रही हैं, उसमें सूबाई हुकूमत का रोल क्या है। सूबाई हुकूमत जो है वो काम नहीं कर रही जो काम उसे करना चाहिए ताकि लोगों की ज़िंदगी महफूज हो, लोग पुरसकून हो। लेकिन उसका काम जो है इस वक्त, और ख़ुद इनकी देखें, मौलाना फजलुर रहमान अपोजिशन में हैं, वो इनके साथ बैठते हैं, इनकी लीडरों के साथ उनकी मीटिंग्स होती हैं। वो कल उनका बयान जो है आज अखबारात में बिल्कुल बड़ा वाज़ेह है कि सूबा सरहद की हुकूमत जो है वो सियासत पर तवज्जो दे रही है, अवामी मसाइल पर कोई तवज्जो नहीं हो रही। यही वजह है कि सूबा जो है इंतहाई मुश्किलात का शिकार है और वहाँ जो बहरान है, माली बहरान, वो शिद्दत अख्तियार कर रहा है। अब ज़रूरत इस बात की है कि ये सियासत से अपनी तवज्जो हटाकर अवामी मसाइल की तरफ बढ़ें और सूबाई हुकूमत के ज़िम्मे जो काम है बुनियादी तौर पर कि लोगों की जानो माल की हिफाजत और सूबे को अमन देना और सूबे के लोगों के लिए रोज़गार और नौजवानों के लिए रोज़गार की सहूलतें फराहम करना, ये सब बुनियादी जिम्मेदारियाँ हैं, उस तरफ तवज्जो दी जाए। ठीक है साफ़ी साहब, मज़ाकरात ये एक तो लहर कहाँ से उठी है मज़ाकरात की, और फिर इतनी ज़रूरी क्यों हो गई इस जमात के लिए? बदकिस्मती तो यही है कि लहर उठी ही नहीं है मज़ाकरात की, ये ड्रामा है। आपने उस हलके से या उस साइड से आपने मुज़ाकरात की रेट लगाई हुई है जो सियासत से उनका लेना देना नहीं है। वो आपको बार बार इस्टेब्लिशमेंट ये बता रही है कि भाई हमें अपना काम करने दे, बलूचिस्तान में हालात सिक्योरिटी की ठीक नहीं है, जहाँ पे PTI इक़्तिदार में है, जो हाफिज़ साहब अभी वहाँ का नोहा आपको पढ़ के सुना रहे थे, वहाँ पे सूरत हाल ठीक नहीं है। हमारे सरहदों पे शातिर दुश्मन बैठा हुआ है, दोनों साइडों पे मशरिक़ और मगरिब की सरहदें हमारी वनरेबल है और दूसरी साइड पे आप उनको सियासत में घसीट रहे हैं। आपका तो ये नारा था कि आपने इस्टेब्लिशमेंट को और आर्मी इस्टेब्लिशमेंट को आपने सियासत से हमेशा के लिए बेदखल करना है। अब वहाँ पे आप क्यों मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं? हाँ, ख्वाजा आसिफ साहब आपको कह रहे हैं, राना सनाउल्लाह साहब आपको कह रहे हैं, वज़ीर आज़म साहब का हाथ आपकी तरफ बढ़ा हुआ है। कितनी मरतबा आपको सियासी तौर पर आपको कहा गया है कि आए बातचीत करते हैं, आप करें सियासी जमातों से बातचीत, आपको किसने रोका है? आप करें पीपल्स पार्टी से बात करें, आप JUI से बात करें, आप मुस्लिम लीग से करें, आप जमात इस्लामी से करें, NP से करें, BNP से करें, लेकिन फ़ौज जो आपसे कोई लेना देना ही नहीं है उनका, आप उनसे मुज़ाकरात मांगते हैं। ये बिल्कुल मुज़ाकरात ना करने वाली बात है। इमरान खान साहब आज अडियाला से बयान जारी करे और अपनी टीम को भिजवाए मुस्लिम लीग नून की क़यादत के साथ। अगर मुस्लिम लीग नून इनकार करे और उनके साथ सियासी डायलॉग ना करे तो हम जैसे लोग सरकारी TV पे बैठ के ये बात कहते हैं कि हम नाक़िदीन बन जाएंगे इस जुमात के हुक्मरानों के। लेकिन आप करें तो सही, ये बिल्कुल ड्रामा है। अब देखें, ये जो शनीला ने आपको बात कही, ये कितनी अफसोसनाक बात है, उस सूबे के साथ कितनी ज़्यादती है जो मुसलसल 3 टर्म्स में PTI पे अपनी मोहब्बतें निछावर कर रहे हैं।
कर रहा है। वहाँ का जो वज़ीर तालीम है फैसल तरक्की 2 लाख 3 लाख असातिज़ा को कह रहे हैं कि आपके मुतालबात तब हल होंगे कि आप हमारे साथ जाएँ, बारात में जाए और एहतजाज करें और इस्लामाबाद पे चढ़ाई करें। भाई ये कौन सी आपकी सियासत है, किस तरीके की सियासत है? आप रोज़ जो आप इज्तिमागीरी करते हैं, आप रोज़ जो दादागिरी करते हैं, ये तरीका तो नहीं है। अगर लोग आपके साथ नहीं निकल पा रहे तो खुदारा अब भी सियासत मौजूद है इस मुल्क में, जमहूरियत मौजूद है, सियासी जमातों से बात करें, आपका मसला हल हो जाएगा या अदालतों को ठीक है। डॉक्टर फारूक साहब, हम ज़मीनी हक़ाइक़ पर भी बात कर लेते हैं। हम देखते हैं कि इदारों की सूरत हाल उस सूबे में बहुत बुरी है। अगर हम सिर्फ़ और सिर्फ खैबर मेडिकल कॉलेज की बात करें तो वहाँ पर इदारा चलाने के लिए फ़ंड्स जारी नहीं किए गए हैं। इदारा इतना माली मुश्किलात का शिकार हो गया है कि वहाँ तनख्वाहें देने के पैसे नहीं हैं। तो ये तमाम मामला फिर हल कौन करेगा? अच्छा देखें, वो उनका ख्याल ये है इस गवर्नमेंट का, खैबर पख्तूनख्वा की मौजूदा, कि जैसे मरकज़ में 4 साल बानी PTI की हुकूमत रही, न कोई नया प्रोजेक्ट शुरू हुआ, न पुराने प्रोजेक्ट जो करीबुल ख़त्म थे उनको मुकम्मल किया, न आवाम की फलाह के लिए कोई काम किया। हम सिर्फ नैरेटिव पर खेल कर सारी दुनिया को आगे लगा लेंगे। अब भी उनका ये ख्याल है। आपने सिर्फ खैबर मेडिकल कॉलेज का जिक्र किया, कौन सी यूनिवर्सिटी है खैबर पख्तूनख्वा में जो इस वक्त सही तरीके से चल रही हो, जिसके पास फ़ंड्स हों, जिसकी हुकूमत सूबाई हुकूमत जो है उनको फ़ंड दे रही हो, तनख्वाहें हो रही हों? वहाँ तो ज़मीनें बेचने की बात हो रही है। अच्छा, ये हो गया तालीम का शोबा। अब बताएं अमन व अमान की सूरत हाल क्या है? आप नहीं, ये आप पूछते रहें, आपको तफसीलात बताते रहेंगे साफ़ी साहब कि कहाँ किस किस इलाके में शाम के वक्त हुकूमत की रेट बरकरार नहीं रहती और दहशतगर्द दंदनाते हैं। वहाँ लोगों को भत्ते की पर्चियाँ मिलती हैं, बच्चों को अगवा किया जाता है, बड़ों को अगवा किया जाता है, जज भी अगवा हुआ। तो दरअसल इन लोगों का ये प्रॉब्लम ही नहीं है कि इस मुल्क को सर्व करना है, इस मुल्क के आवाम के मसाइल हल करने हैं। उनका ख्याल ये है कि हम बयानिए के ज़ोर पर इस मुल्क में खाना जंगी पैदा किए रखेंगे। इस मुल्क को लोगों, एक फ़र्द को दूसरे फ़र्द के मुकाबले में, ख़ानदान के एक फ़र्द को दूसरे फ़र्द के मुकाबले में, समाज में एक फसाद और तसादम की कैफियत बर्पा किए रखेंगे। जब से ये जमात 2014 से एक्टिव हुई है उस वक्त से लेकर अब तक उसका यही किरदार है। और उसका ये प्रॉब्लम नहीं है कि आवाम के मसाइल हल होने चाहिए, तरक्की होनी चाहिए, लोगों के ज़िंदगी में आसानी पैदा होनी चाहिए, ये इनका प्रॉब्लम नहीं है। और अभी भी आप ये देखें, कभी ऐसा कभी हुआ कि सूबे का वज़ीर आला कहे कि मैं मालिक हूँ सूबे का और मेरा जब जी चाहेगा मैं वसाइल लेकर मरकज़ पे चढ़ दौड़ूंगा? ये वैसी सूरत है। आप तारीख पढ़े अगर तो आप देखें, जब सूबेदार जो थे वो बागी हो जाते थे तो दिल्ली पे चढ़ाई कर देते थे, और उसके बाद ये भी पढ़ लें वो कि दिल्ली की मरकजी हुकूमत सूबेदारों का हशर क्या कर दिया करती थी। अब ये हशर होने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शनीला साहिबा, एक जमात जो मौरूसी सियासत के खिलाफ थी अब मौरूसी सियासत करती दिखाई देती है। बहन बानी PTI की वो अब आगे दिखाई दे रही हैं, अहम ऐलानात कर रही हैं। देखिए मदीहा, इस जमात का यही तो चेहरा है असल, मुनाफिकत इनकी ना। जो ये बात कह रहे होते हैं वो वही बात असल में कर रहे होते हैं। तजादात भी इसको कह दें कि वो खुद भी कहते हैं कि यू टर्न जो लेना होता है ना वो एक बड़े लीडर की निशानी होती है। करप्शन का 200 पे इल्ज़ाम लगाते रहे और उनको करप्ट चोर कहते रहे। उन करप्ट चोर के दौर में करप्शन इंडेक्स 116 पे था, इनके दौर में सबसे ज़्यादा 140 के ऊपर रहा है। फिर मैं खुदकुशी कर लूँगा, IMF के पास नहीं जाऊँगा, IMF के पास चले गए। फिर दूसरों के ऊपर इल्ज़ामात लगाते रहे कि जी इनकी तो हमेशा इस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई होती। मैं तो कभी निकला इक़्तिदार से तो मैंने ये नहीं कहना कि मुझे इस्टेब्लिशमेंट ने काम नहीं करने दिया। सबसे ज़्यादा इन्होंने इल्ज़ाम लगाए, उनके ऊपर हमले भी किए, उनकी किरदारकशियाँ की, जना हाउस के ऊपर हमला किया, GHQ के ऊपर हमला किया। तो ये इनके रवैये जो है ना वो ऐसी हैं, जो बात कह रहे होते हैं इन्होंने वो करनी होती है। अब इनकी बहनें हैं वो सामने आ गई हैं, वो कभी खैबर पख्तूनख्वा जा रही हैं, वहाँ जाके वर्कर से बात करी हैं, कभी ऐलान करें। अब इनकी पार्टी है, पार्लिमानी पार्टी है, पार्टी उसके अलावा इनकी चेयरमैन जो बनाया हुआ सो कॉल्ड चेयरमैन है, सेक्रेटरी जनरल है, लेकिन ऐलानात किसने आके किया है जी? उसका धरने का और एहतजाज का इनकी बहन ने। इनकी जो बीवी है वो जाके बैठ गई खैबर पख्तूनख्वा में, वो जाके
जो लीडरान हैं उनको बता रही है कि आपने कैसे मार्च करना है, आपने कैसे धरना देना है, आपने कैसे लोग लेके आने, वो प्लानिंग इसके बारे में कर रही है। तो इस जमात का वतीरा यही रहा है। तो इस वजह से अगर ये कोई ऐसी बात कहते हैं तो उस पर हैरत नहीं होती है। ये आगे और वैसे भी बुशरा बीबी जो थी वो वज़ीर-ए-आज़म हाउस में बैठ के भी बहुत से फैसले करती होती थी। तोशाहाना के केसेस हमारे सामने हैं कि वहाँ पे जो कुछ भी होता रहा, तोशाहाना को उठा के अगर बनी गाला में लेके गए तो उनकी मर्जी से लेके गए। 190 मिलियन पाउंड का जो केस चल रहा है वो भी उन्हीं की वजह से सारे वो जो चीज़ें ना वो बनी हुई हैं। तो ये जमात जो है ये अभी और भी बहुत ज़्यादा अपने चीज़ों के ऊपर यूटर्न लेती हुई नजर आएगी। ठीक है शनीला साहिबा, अब नाज़रीन हम अपने अगले टॉपिक की जाने बढ़ेंगे। हमसाया मुल्क भारत यूँ तो दावा करता है कि हम एक सेकुलर मुल्क हैं, यहाँ पर तमाम अक़लियतें महफूज हैं और तमाम अक़लियतों को, खा वो हिंदू हों, सिख हों, बुद्ध परस्त हों या कोई भी अक़लियत हो, उसको अपनी मजहबी आज़ादी हासिल है। लेकिन दूसरी जानिब हम ये भी देखते हैं कि भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जब इक़्तिदार में आते हैं वहाँ पर मजहबी फ़िरकावारियत बढ़ती है और दंगे फसादात जो बढ़ते हैं। उसकी ताज़ा तरीन मिसाल है मणिपुर में जो पुरतशद्दुद वाक़यात हुए हैं, उनमें हम ये भी देख रहे हैं कि मणिपुर में कर्फ्यू नाफिज हो चुका है, इंटरनेट की सहूलत जो है वो भी बंद कर दी गई है। इस पर हम बात करते हैं। हाफिज़ साहब, सबसे पहले आपकी जानिब, मणिपुर के जो मौजूदा हालात हैं वो सबके सामने हैं, इससे हम क्या नतीजा कर सकते हैं? क्या अब भी भारत सेकुलर होने का दावेदार बनता है या फिर वो कह सकता है कि मैं सेकुलर मुल्क हूँ? देखिए, मोदी सरकार जिस हिंदुत्व के नज़रिए पर कायम है और जिसको फ़रोग़ दे रही है, अब ताज़ा तरीन जो है वो मणिपुर उसका शिकार हुआ है और इसके 3 अज़ला जो हैं वो इस वक्त कर्फ्यू की जद में हैं। वहाँ लिसानी, सियासी और जो दीगर तासुबात हैं उनकी वजह से एक ख़ास कबीला जो है जिसको कुकी कम्युनिटीज़ कहा जाता है, उसको इस दफ़ा जो है उसको निशाना बनाया गया है। देखिए, अमूमी तौर पर हम देख रहे हैं कि भारत में जो अक़लियतें हैं, खा मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल हो कि जहाँ मुसलमानों को मुसलमान अक़लियत के ख़िलाफ़ और वहाँ डेमोग्राफिक जो चेंज लाया जा रहा है हिंदुओं को आबाद करने के बाद, यही सूरत हाल हम देख रहे हैं मणिपुर में भी है। और पूरे मणिपुर में एक तशद्दुद की लहर है कि एक हफ़्ते में 200 के करीब अमवात हुई हैं और आप देखें कि एक साल के दौरान तकरीबन 400 लोगों को वहाँ कत्ल किया गया। और अब सूरत हाल ये है कि लोगों को न सिर्फ कत्ल किया जा रहा है बल्कि उनकी लाशें जो हैं वो नज़र आतिश की जा रही हैं और जलाई जा रही हैं। तो ये वो सूरत हाल है जो वहाँ अक़लियतों के साथ हो रही है। आप ये देखें कि हिंदुस्तान में अक़लियतें जिस हकूक़ इंसानी की पामाली का शिकार हैं, वहाँ अक़लियतों पर जो मज़ालिम आ रहे हैं, आज दुनिया भर में उसकी आवाज़ें भी उठना शुरू हो गई हैं। और खा ह्यूमन राइट्स वॉच हो या दीगर हकूक़ इंसानी की तंजीमें हों, वो खुलकर इस बात का इजहार कर रही हैं कि हिंदुस्तान का हाथ रोका जाए, हिंदुस्तान की बीजेपी की क़यादत जो है वो इस रविश को तब्दील करे। और ख़ुद कांग्रेस के अंदर ये जो आवाज़ें उठ रही हैं कांग्रेस की तरफ से बीजेपी के ख़िलाफ़ जो आवाज़ें उठ रही हैं, भारतीय अभी लोकसभा की मीटिंग, लोकसभा के हालिया इजलास में भी इस बात पर सख्त तनकीद हुई है कि मोदी सरकार जो है वो अक़लियतों के ख़िलाफ़ अपनी मौजूदा सियासी रविश को बंद करे और उसे उस नज़रिए की तरफ बढ़ना चाहिए कि एक हिंदुस्तान जो एक सेकुलर मुल्क अपने आप को दावा करता है, उसे वाकई दिखाना चाहिए कि हिंदुस्तान में अक़लियतें महफूज हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। यही वजह है कि ना सिर्फ ये है कि हिंदुस्तान के अंदर, अब देखें कि हिंदुस्तान से बाहर ना सिर्फ ये कि खालिस्तान के हामी जो सिख रहनुमा हैं उनको कत्ल किया जा रहा है। कनाडा में हुआ ये वाक़या, आप देखें कि वहाँ पर यूके में ये वाक़या हुआ और यही वजह है कि बिल्कुल नाकाम हुई। ये सारी सूरत हाल इस बात की खबाजी कर रही है कि हिंदुस्तान की हुकूमत एक फुस्ताई एजेंडे पर चल रही है और वहाँ अक़लियतें इंतहाई गैर महफूज हो चुकी हैं। और ये मकबूजा कश्मीर से लेकर मणिपुर तक जो सूरत हाल है वो इंतहाई दिगरगू हो चुकी है। ठीक है साफ़ी साहब, हम ये देख रहे हैं कि भारतीय पैरा मिलिट्री फोर्सेस की जानिब से इन अफराद को हिरासत में लिया गया था और बाद में फिर उन्हीं की लाशें मिली, जिससे ये दंगे सामने आए हैं और सूरत हाल काफ़ी खौफनाक हो चुकी है। आप इसके बारे में क्या कहेंगे?
देखिए मदीहा, ये हाफिज़ साहब ने जो आपको बताया, मणिपुर जो है ये ऐसा इलाका है जो भारत के यूनियन से अलहदगी के रास्ते पे आज से नहीं काफ़ी मुद्दत से चल रहा है, और उसकी वजह बुनियादी यही है कि जो हिंदुत्व की पॉलिसी है उससे ये लोग आजिज़ आ चुके हैं। ये मणिपुर का इलाका रिवायती तौर पर कुकी कबाइल जो है, जो वहाँ के रहायशी है, जो वहाँ के जो मुकामी बाशिंदे हैं, इन पे मुसल्लत कर दिया गया है मैती कबाइल को, मैती कबीले को, जो अक्सरियत में है इस वक्त, जो किसी ज़माने में बिल्कुल अक़लियत में थे और बाहर से बिल्कुल अनजान थे वहाँ पे। चूँकि कुकी कबाइल की अक्सरियत जो है वो ईसाई है और हिंदू और सिख ला ला के आबाद किया गया है वहाँ पे। अब ये खुली लड़ाई की शक्ल इख्तियार कर गई है। जो आप भारतीय पैरामिलिट्री फोर्सेस और रेगुलर फोर्सेस की बात कर रहे हैं, ये आज से वहाँ पे तैनात नहीं है, 10-12 साल से वहाँ पे ये तैनात है, और अभी तो उन्होंने जुल्म की इंतहा कर दी है। और इसके मुकाबले में ये कुकी कबाइल के अपने दो बहुत अहम विंग है। इनमें एक नेशनल इनकलाबी ग्रुप है जो मुसल्ला ग्रुप है और भारतीय रियासत के ख़िलाफ़ वो नबर्दज़मा रहता है। उनका बहुत भरपूर जवाब दिया है। जो 10 कुकी कबाइल के लोगों को उन्होंने बेदर्दाना तरीके से जो मारा है, उसके जवाब में मुकामी लोगों ने बहुत सख्त रिएक्ट किया है। और ये सिर्फ भारत का अंदरूनी मसला नहीं है, ये इसमें बांग्लादेश और म्यांमार की रास्ते भी शामिल है, क्योंकि ये कबाइल जो है सरहदों के बाहर तक मौजूद है। और ये लड़ाई दिन ब दिन शदीद होती जा रही है। मणिपुर हो गया, नागालैंड हो गया, खालिस्तान हो गया, कश्मीर हो गया, ये तमाम इलाके जो है भारत के जो हाथ से, यूनियन से ये निकलते जा रहे हैं। लेकिन दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि मोदी जो एक कसाब की सूरत में वहाँ पे मौजूद है, वो जुल्म सितम के पहाड़ इन अक़लियतों पे डाल रहे हैं। मुसलमानों की तो हम बात ही नहीं कर रहे, मकबूजा कश्मीर की बात सबके सामने है। लेकिन मणिपुर का किस्सा जो इस वक्त है वो भारत के कंट्रोल से बाहर है, और कुकी कबाइल का ये दावा है कि अनकरीब वो भारत रियासत से अपनी आज़ादी हासिल कर लेंगे। ठीक है डॉक्टर साहब, हिंदू तवा जो पॉलिसीज़ हैं वो अब अक़लियतों के लिए हवा भी तंग कर रही हैं, ज़मीन भी तंग कर रही हैं, तो आप ये मामलात कहाँ देख रहे हैं कि कहाँ जा रहे हैं सारे मामलात? देखिए, ये जो ख़ास तौर पे जो मोदी सरकार है और इनके आने के बाद, अब ये तीसरी गवर्नमेंट है इनकी, इन्होंने ये कहा, इनके बारे में कहा जाता है कि हमने आइडिया ऑफ भारत जो है वो मुतारिफ़ कराया, जिसके नतीजे में भारत का इत्तेहाद ज़्यादा मजबूत हो गया है। लेकिन अमलन सूरत हाल मुख्तलिफ है, भारत की तस्वीर मुख्तलिफ है। जैसे कहा गया कि दरअसल उनको आज भी उनका कहना ये है कि हिंदुस्तान हिंदुओं का है, और सेकुलरिज्म हो या इंसाफ का जो तारुफ हो या इंसाफ की जो तारीफ़ हो, वो है जो अक्सरियत के मफादात के ताबे हो। यही बात है कि इसके नतीजे में उन सारे इलाकों में जहाँ से इख्तिलाफ की आवाज़ उठती है, जहाँ से जुल्म और जबर के ख़िलाफ़ बात कही जाती है, और ख़ास तौर पर हिंदुत्व के ख़िलाफ़ जो बात की जाती है, उन इलाकों को तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। जो अपने हक़ के खुद इरादे की बात करते हैं, उन पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जाते हैं। कहा यह जा रहा है कि इस सारे अमल को उन्होंने रिवर्स कर दिया है आइडिया ऑफ भारत के ज़रिए। दरअसल ये आइडिया ऑफ भारत नहीं है, यानी सेकुलर इंडिया का ये आइडिया नहीं है, ये आइडिया ऑफ हिंदुत्व है। इसके नतीजे में आइडिया ऑफ अक्सरियत है। इसके नतीजे में भारत का इत्तेहाद कमज़ोर हो रहा है और भारत का इत्तेहाद बिखर रहा है। और ये भारत को जितनी जल्दी ये चीज़ समझ में आ जाए अच्छा है, वरना ये खित्ते के लिए भी नुकसानदेह। ठीक है शनीला साहिबा, दीगर अक़लियतें क्या अपने आप को फिर महफूज तस्वुर करेंगी इस तमाम सूरत हाल के साथ? आप इसके बारे में क्या कमेंट करेंगी? देखिए, अक़लियतें जब से ये बीजेपी की ख़ासतौर पे मोदी सरकार की हुकूमत आई है, अपने आप को गैर महफूज समझ रही हूँ। और ये जो मणिपुर में हुआ, ये पहली दफ़ा से नहीं हुआ। जब से ये मोदी सरकार की पहली टर्म थी ना, तभी से जो अक़लियतें थी उस मुल्क के अंदर, जो मुसलमान थे, जो ईसाई थे, जो पारसी थे, उनके ख़िलाफ़ जो थे इक़दाम होने शुरू हो गए थे। मुसलमानों के ख़िलाफ़ तो इनका बहुत पुराना ही है। RSS जो थी वो तो पार्टीशन के टाइम से ही मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो थी वो एक्टिव थी, और उनका उन्होंने कत्ले आम किया था पार्टीशन के टाइम पर, उसमें ये इन्वॉल्व थे सारी RSS की जो तंजीम थी।
अब जो अभी भी जो मोदी सरकार थी, पहले तो इन्होंने आके जो कश्मीर के अंदर किया कि एकतरफा तौर पे जो उन्होंने आर्टिकल्स रिवोक किए, तो उसका मकसद भी यही था कि वहाँ पे उसकी स्टेटस तब्दील कर दिया जाए, वहाँ पे जाके हिंदुओं को बसाया जाए और उनकी अक्सरियत करके वहाँ पे अपनी असेंबली जो कायम की जाए और अपनी कानून साजी लेके आया जाए। और इधर अब मणिपुर के अंदर भी यही काम हो रहा है कि कोकी कबीले के ऊपर मेती कबीले को जो है वो ज़्यादा अहमियत दी जा रही है। और कोकी कबीले वाले 2023 में भी ये वाक़या हो चुका, तब भी उनका कत्लेआम हुआ, अब भी उनका खिलाफ हो रहा है। और ये इनके झगड़े जो चल रहे हैं, ये इंडिया को आगे जाके इसका बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। एक तो इनकी जो सिक्योरिटी फोर्सेस है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा जोर पड़ेगा, प्रेशर इसलिए पड़ जाएगा क्योंकि जाहिर है वो आपने कश्मीर में भी फौज उतारी हुई है, यहाँ पे भी मुसल्लह गिरोह जो है वो आपस में नंबर आजमाए, उसके लिए भी आपको सिक्योरिटी जो डिप्लॉय करनी पड़ेगी। मैशत का इनका नुकसान होगा। जो दूसरी आज़ादी पसंद तहरीकें चल रही हैं, जैसे ये रेफरेंडम वगैरह हो रहे हैं खालिस्तान के लिए, वो और जोर पकड़ती जाएंगी। और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी जो इंसानी हकूक़ की तंजीमें हैं वो भी ये देख रही होंगी कि वहाँ पे अक़लियतों के साथ क्या सलूक किया जा रहा है। तो वो तमाम जो मोदी सरकार जो है उसके लिए बदनामी का बायस बनेगी और खित्ते के अंदर भी प्रॉब्लम बनेंगे। और अभी तो इनको 400 के करीब जो थी वो सीटें नहीं मिली, वरना इन्होंने तो आइन तब्दील करके इस मुल्क में का मजहबी हिंदुत्व बना देना था और सेकुलरिज्म इसको खत्म कर देना था, जिससे वहां पे रहने वाली अक़लियतों को और ज्यादा प्रॉब्लम जो थे वो हो जाने थे। अब उनकी ओपोजिशन को और वहां पे जो रहने वाले लोग हैं, जो एक संजीदा तबका है, जो सेकुलर तबका है, उनको चाहिए कि अपनी हुकूमत को रियलाइज करवाएं कि आप यहाँ पे कर क्या रहे हैं। और अब उनको खुद निकलना चाहिए ताकि कश्मीर का जो मसला है वो हल हो, वहाँ पे जो और अक़लियतें हैं उनके साथ जो प्रॉब्लम हो रहे हैं वो हल हो, वरना ये इंडिया के अपने ज्यादा नुकसान का बाइस बनेगा। ठीक है, एक जुमले की इजाजत दीजिएगा। देखें ये मैं दोबारा से आपकी जानिब आ रही हूँ। ठीक है नाज़रीन, अभी शनीला साहिबा ने अपनी गुफ्तगू में ये फरमाया कि न्यूजीलैंड में जो खालिस्तान के लिए रेफरेंडम करवाया है, इसका पस मंज़र ज़रा आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन, 1984 में भारतीय फ़ौज ने सिखों की जो मुक़द्दस इबादत गाह है गोल्डन टेम्पल, उस पर हमला किया, जिसके बाद जो मगरिब में रिहाइश पजीर सिख बरदरी है वो काफ़ी गम व गुस्से का शिकार हमेशा से दिखाई दी। हम ये देख रहे हैं कि न्यूजीलैंड में रेफरेंडम हुआ जिसमें 37,000 सिखों ने वोट डाला है। हाफिज़ साहब, अगर तो अक़लियतें इतनी खुश होती हैं, उनको इतनी ही मजहबी आज़ादी होती भारत में, तो फिर इस रेफरेंडम में क्या 37,000 सिख वोट डालते? देखिए, एक तो बात ये बढ़िया ये पेश नज़र रहनी चाहिए कि हिंदुस्तान में 36 आज़ादी की तहरीकें चल रही हैं। मिज़ोरम है, उसमें नागालैंड है, उसमें आसाम में चल रही है, उसमें मकबूजा कश्मीर में चल रही है। ये तमाम वो तहरीकें हैं। इसमें खालिस्तान की नुमाया तहरीक है। खालिस्तान की तहरीक जो है वो इस लिहाज से एक टर्न लिया है उसने कि अब वो हिंदुस्तान में काम करने के बजाय वो वोट के ज़रिए एक चेंज लाना चाह रही है। सारी दुनिया में अभी उन्होंने कनाडा में रेफरेंडम करवाया, उसके बाद ये सेकंड रेफरेंडम है, तीसरा रेफरेंडम उनका नेक्स्ट ईयर होगा जो अमेरिका में होगा, लॉस एंजल्स में 23 मार्च को। ये उन्होंने एक तहरीक चलाई है सिख कम्युनिटी के अंदर ताकि हिंदुस्तान से आज़ादी हासिल की जाए वोट के ज़रिए, और वोट के ज़रिए दुनिया को ये बावर करवाया जाए वोट की ताकत के ज़रिए कि हम हिंदुस्तान में नहीं रहना चाहते हैं, हिंदुस्तान से आज़ादी चाहते हैं। यही वजह है कि 37,000 कल की जो ऑकलैंड की जो वोटिंग हुई है, 37,000 सिख कम्युनिटी के लोग सुबह से कतारों में खड़े हुए थे और बड़ा जोश व खरोश वहाँ था। और उनकी जो इलेक्शन कैंपेन थी वो तकरीबन 1 महीने तक चली है। तो ये वो सूरत हाल है जिसकी वजह से भारत जो है वो बिखर रहा है, भारत घबरा रहा है। जी साफ़ी साहब। जी बिल्कुल, खालिस्तान और मकबूजा जम्मू कश्मीर दो ऐसी तहरीकें हैं जो भारत की टूट का आगाज़ उससे होगा। जिस तरह कश्मीर में अपने खून का नजराना, शहादतों का नजराना पेश कर रहे, दूसरी तरफ खालिस्तान के जो एक्टिविस्ट है वो पूरी दुनिया में वोट के ताकत और जमहूरी अंदाज में भारत को शिकस्त दे रहा है। और यही वजह है कि जहाँ जहाँ पे खालिस्तान तहरीक नुमाया होती जा रही है, भारत उजरती कातलों और अपनी एजेंसीज के ज़रिए वहाँ पे सिख रहनुमाओं को की कत्लेआम कर रही है। कनाडा, अमेरिका, बरतानिया, और मुझे अब खदशा है कि न्यूजीलैंड में जो पजीराई खालिस्तान तहरीक को मिली है तो यहाँ पे भी खदशात यही है कि सिख रहनुमाओं को मारा जाएगा। लेकिन उनके इन हथकंडों से ये तहरीक अब रुकने वाली नहीं है। ठीक है डॉक्टर साहब, आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? हाँ, मैं ये सिर्फ ये अर्ज कर रहा हूँ कि अभी कहा गया ना कि भारत के जो सेकुलर लोग हैं, समझदार लोग हैं, उन्हें आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। आपको याद होगा कि गुज़श्ता आम इंतखाबात भारत के आइन की बुनियाद पर लड़े गए हैं और
राहुल गांधी हाथ में आइन पकड़ के आए थे कि ये आइन का सवाल है और मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आइन को वोट दें। नतीजा क्या निकला कि जहां वो 400 पार का नारा लगा रहे थे मोदी साहब, वो सादा अक्सरियत बमुश्किल हासिल कर पाए, नहीं हासिल कर पाए, इत्तेहाद से उन्होंने हुकूमत बैसाखियों पे चल रहा। तो ये उसका रिएक्शन शुरू हो गया है। अभी भी अगर उन्होंने होश के नाखून न लें तो उनको समझ आ जाएगी आने वाले। महदूद है शनीला साहिबा, आप एंडिंग रिमार्क्स क्या देंगे? देखिए, रेफरेंडम जो है ना, ये सिर्फ न्यूजीलैंड में नहीं हुआ, इससे पहले कनाडा में भी हो गया, बरतानिया के अंदर भी हो गया, जिसने घबराहट में मुबतला कर दिया मोदी सरकार को, और उसकी वजह से सिखों के जो है वो पे ऊपर हमले हो रहे हैं, उनके लीडरान के ऊपर। और दुनिया भी अब इनकी मुनाफकत देख रही है, इनका सेकुलरिज्म का जो चेहरा था वो भी अब दुनिया के सामने आ गया। और ये इंडिया के अपने नुकसान के लिए जो तहरीकें शुरू हो गई हैं, ये आगे जाके इनको हिस्सों बकरों में बांट देंगी अगर मोदी सरकार ने अभी से होश के नाखून ना लिए तो। ठीक है, तमाम मौजिज़ एनालिस्ट का बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम कैपिटल व्यूज से नाज़रीन हमें इजाज़त दीजिए। आप अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त।